हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल द वेट्स हब। और आज हम एक नई सीरीज़ शुरू करने जा रहे हैं जो कि फेमसली सबको ही पता है, इंडियन एविडेंस एक्ट ऑफ 1872। इस सीरीज़ में हम एविडेंस एक्ट पूरी तरीके से कंप्लीट करेंगे फ्रॉम द स्क्रैच और कोशिश करेंगे कि इन डेप्थ नॉलेज दे एविडेंस के बारे में, ए टू जेड उसका बैकग्राउंड क्या रहा, करंटली क्या एप्लीकेशन है, करंटली क्या केस लॉज है, इन सब चीज़ों को लेके आज हम बात करेंगे। सबसे पहले जो मैं स्लाइड आपके सामने लेके आ रहा हूँ वो है इंट्रोडक्शन की। उससे पहले आगे बढ़ने से पहले चैनल को प्लीज़ लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को एंड तक देखना। तो हम बात करते हैं इंट्रोडक्शन की। मैं कलर ले लेता हूँ रेड। तो यहाँ पे इंट्रोडक्शन आप देख रहे हैं। इंट्रोडक्शन में बेसिकली हम देखेंगे यहाँ पे आज इस वीडियो में कि कितने चैप्टर्स है, कितने सेक्शन हैं, बाकी सारी चीज़ें इसमें हम देखेंगे। आगे देखते हैं इसमें। फिर इंडियन एविडेंस एक्ट जो आपका आया था वो ईयर में आया था 1872 में। इसमें टोटल चैप्टर है 11 और टोटल सेक्शन है 167। ये बड़े ध्यान से रखने की बात है क्योंकि ये आपके प्री में पूछी जा सकती है, या आपका कोई एंट्रेंस का एग्ज़ाम हो, इवन आपका जो कॉलेज में एग्ज़ाम होते हैं उनमें ये चीज़ें पूछी जा सकती है। तो आप ध्यान से इस चीज़ को पढ़िए। फिर आता है इसका मेन पार्ट, प्रीएम्बल। प्रीएम्बल को हम पढ़ने की कोशिश करते हैं। वेयर एज इट इज़ एक्सपीडिएंट टू कंसोलिडेट, डिफाइन एंड अमेंड द लॉ ऑफ एविडेंस। इसका क्या मतलब है कि एविडेंस एक्ट को लाने का पर्पस क्या था, इसकी बैकग्राउंड में मतलब चीज़ें क्या चल रही थी जिसकी वजह से हमें इंडियन एविडेंस एक्ट को एनफोर्स कराना पड़ा इंडिया में। हमारे यहाँ पे कोई भी एक पर्टिकुलर लॉ नहीं था एविडेंस को लेकर। लॉज थे लेकिन कई जगह पर्सनल लॉज चल रहे थे, कई जगह अलग चीज़ें चल रही थी। तो इस लॉ के आने के बाद चीज़ें कंसोलिडेट करी गई। सेकेंडली, जो चीज़ें डिफाइन नहीं थी वो डिफाइन करी गई। एंड जो थर्ड पर्पस था इसे लाने का, कि जो एविडेंस का लॉ चल रहा था प्रीवियसली, उसमें जो चीज़ें गलत थी उन्हें अमेंड करके एक नई सोसाइटी के थ्रू एप्लीकेबल करा गया इस एक्ट में। देन हम देखते हैं कि ये ड्राफ्ट किसके द्वारा करा गया है। ये भी मेन क्वेश्चन है कि ये ड्राफ्ट किसके द्वारा करा गया है। ये ड्राफ्ट करा गया है आपके सर जेम्स स्टीफन के द्वारा। तो ये ध्यान रखने की बात है। कब केम इनटू फोर्स हुआ इंडियन एविडेंस एक्ट 1872? ये आया 1 सितंबर 1872। ध्यान रखने की बात है क्योंकि ये एमसीक्यू में फ्रीक्वेंटली पूछ लिए जाते हैं क्वेश्चन, इसलिए ध्यान से आगे बढ़ते हैं। अगर मैं बात करूं एविडेंस एक्ट, आपका एविडेंस एक्ट 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है बेसिकली। सबसे पहला आता है रिलेवेंसी ऑफ फैक्ट्स। रिलेवेंसी ऑफ फैक्ट्स क्या होती है कि ऐसे कौन से फैक्ट है जो कि रिलेवेंट है और जो हम कोर्ट में दे सकते हैं। सेकंड, प्रूफ की बात होती है। एंड थर्ड बात होती है प्रोडक्शन एंड इफेक्ट ऑफ एविडेंस, कि हम किस तरीके से एविडेंसेस को प्रोड्यूस करेंगे कोर्ट के सामने और उनका क्या इफेक्ट होगा। तो फर्दर आने वाली सीरीज़ में हम देखेंगे कि किस किस तरीके से चैप्टर डिवाइडेड है और किस तरीके से एक एक सेक्शन को हम लेके चलेंगे और उनके ब्रीफ में विद केस लॉ समझेंगे कि आखिर लिखा हुआ क्या है इसमें। थोड़े से स्पेशल फीचर्स देख लेते हैं इसके एविडेंस एक्ट के, क्या क्या स्पेशल फीचर है। तो सबसे पहला आता है कि ये एग्जॉस्टिव इन नेचर है। सेकेंडली, इंडियन एविडेंस एक्ट इज़ अ लेक्स फॉरी। लेक्स फॉरी का क्या बेसिक मतलब है कि इट इज़ अ लॉ ऑफ लैंड। पर्टिकुलरली क्या होता है चीज़ें, जैसे इंडियन एविडेंस एक्ट की मैं बात करूँ, इंडियन एविडेंस एक्ट इज़ अ लेक्स फॉरी। इसका मतलब है क्योंकि यहाँ पे स्टेट को पावर दी गई है कि एविडेंस एक्ट को वो अपने अकॉर्डिंग एनफोर्स करा सकते हैं, इसमें अमेंड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, उत्तर प्रदेश है एंड तमिलनाडु है। कोई क्राइम करता है उत्तर प्रदेश में और वो भाग जाता है तमिलनाडु में, इस तरीके से चीज़ें चलती है। तो यहाँ पे उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट ने किसी और तरीके से अमेंडमेंट करा हुआ है एविडेंस एक्ट में, और तमिलनाडु गवर्नमेंट ने अलग तरीके से करा गया है, क्योंकि स्टेट के पास पावर है कि वो अमेंड कर सकती है अपने अकॉर्डिंगली चीज़ों को। तो वहाँ पे लेक्स फॉरी का ये मतलब है कि अगर
उस क्रिमिनल का ट्रायल उत्तर प्रदेश में होता है तो एक्सेप्टेंस ऑफ द एविडेंस इस तरीके से होगा जिस तरीके से वहाँ पे अमेंडेड लॉ है, जो स्टेट में प्रिवलेंट है, जो लॉ ऑफ लैंड है, उसके अकॉर्डिंग ही क्या कंसीडर करा जाएगा, एविडेंस को माना जाएगा। अगर एक चीज़ तमिलनाडु में इनएडमिसिबल है, उत्तर प्रदेश में एडमिसिबल इन नेचर है, तो अगर किसी क्रिमिनल का ट्रायल तमिलनाडु में चल रहा है तो वो इनएडमिसिबल रहेगी, और अगर किसी उसका ट्रायल उत्तर प्रदेश में चल रहा है क्रिमिनल का तो वो एडमिसिबल कंसीडर कर ली जाएगी। फिर फर्दर बात करते हैं कि इट इज़ प्रोसीजरल इन नेचर। यहाँ पे दो तरह के लॉ होते हैं, सब्सटेंटिव एंड द प्रोसीजरल। सब्सटेंटिव बेसिकली टेल अस अबाउट आवर राइट्स, लाइबिलिटीज एंड द ड्यूटीज, एंड सेकेंडली द प्रोसीजर tells us how we can get these remedies, these right, how we can enforce our right. These type of things and the laws are considered under the procedural law. So evidence is a procedural law. It is procedural in nature. Fourthly and the lastly, it is retrospective in nature. इसका मतलब ये है, retrospective आपने कॉन्स्टिट्यूशन में भी सुना होगा। रेट्रोस्पेक्टिव का मतलब होता है कि जब कोई कानून ला दिया जाता है उसका इफेक्ट क्या होगा। अगर रेट्रोस्पेक्टिव होगा इफेक्ट, इसका मतलब है कि इससे पहले अगर कोई घटना घटी है, इफ देयर इज एनी टाइप ऑफ सिचुएशन और केस अकर्ड बिफोर द एनफोर्समेंट ऑफ दिस एक्ट, दैट इज इंडियन एविडेंस एक्ट, देन दोज मैटर्स आर ऑल्सो डेल्ट अकॉर्डिंग टू द इंडियन एविडेंस एक्ट ऑफ 1872। हिंदी में अगर मैं बताऊं आपको सिंपल लैंग्वेज में, आज की तारीख पे कोई घटना घटती है, कल को एक कानून ला दिया जाता है जिसका नाम है एविडेंस एक्ट, और जिसे रेट्रोस्पेक्टिव बनाती है गवर्नमेंट, कि रेट्रोस्पेक्टिव इन नेचर रहेगा एविडेंस एक्ट। तो जो हमारी घटना आज घटी थी, हमारा केस तो क्योंकि एक दिन पहले हो गया है कानून आने से, तो अब वो कानून किस तरीके से डील करा जाएगा, क्या जो नया कानून आया है वो हमारे केस पे भी लगेगा या नहीं लगेगा, ये जो बात होती है ये बताती है रेट्रोस्पेक्टिव इन नेचर। क्या होता है कि रेट्रोस्पेक्टिव नेचर अगर कोई कानून है तो उससे पहले, लॉ आने से पहले अगर कोई केस चल रहा है तो देन वो जो लॉ होगा वो उस पर भी एप्लीकेबल होगा। लेकिन अगर कोई कानून आ जाता है प्रोस्पेक्टिव इन नेचर, तो फ्यूचर अक्रेंस जो होंगे सिर्फ वो जो कानून होगा वो उन पे होगा। तो इंडियन एविडेंस एक्ट इज रेट्रोस्पेक्टिव इन नेचर। फिर फर्दर बात करते हैं हम, आखिरी पॉइंट आज का है कि गवर्नर जनरल की एसेंट कब मिली थी इंडियन एविडेंस एक्ट को। तो समझने की बात यहाँ पे है, मैं आपको बता देता हूँ। ये एसेंट मिली थी मार्च 15, 1872। ये ध्यान से रखना, इसे भूलना मत। मार्च 15, 1872 को गवर्नर जनरल की एसेंट मिली थी इंडियन एविडेंस एक्ट के लिए। थैंक यू। आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट आप वीडियो देख सकते हैं, इसके बाद वो अपलोड हो जाएगी, और इस सीरीज़ को कंप्लीट करिए, चैनल को लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।